हेलो दोस्तों, मैं हूं दिवाकर और आप देख रहे हैं जीएस टेल्स। जीएस टेल्स के इस जो बड़े ही इनोवेटिव एंड काम के सेशन, थीमेटिक सेशंस फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी प्रीलिम्स 2023 के जो नए नए सेशंस में लेके आ रहा हूं, उसमें ये प्लेसेस इन न्यूज़ का मैपिंग का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए। Part 2 of places in news. The recent Turkey earthquake damaged the Gaziantep castle. अभी ये बड़ा मतलब चर्चा में था, हाल फिलहाल में काफ़ी नुकसान हुआ जान माल दोनों का। ठीक है, तो इस वजह से ख़ास तौर से उसमें ये जो गाजियान्टेप कैसल है, ये एक दुर्ग है, एक किला है कह सकते हैं आप। ठीक है, टर्की का, तो वो न्यूज़ में आ गया था। इस वजह से अर्थक्वेक वॉज 7.8 रिचर स्केल पे। ठीक है, रिचर स्केल भी होता है, एक मर्केली स्केल भी होता है। ठीक है, जनरली मैं तो अक्सर कंफ्यूज हो जाया करता था बिफोर आई गॉट अ ट्रिक टू रिमेंबर। इससे पहले कि जब तक मेरे पास ये ट्रिक नहीं हुआ करते तब तक मैं कंफ्यूज हो जाया करता। चलो आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये रिचर स्केल होता है एक, और एक होता है मर्केली स्केल। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रिचर जो है ये मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को, इसको हिंदी में रिक्टर भी बोलते हैं, रिक्टर स्केल। अगर इसमें जो है टी साइलेंट कर दें तो ये रिच हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड में अगर जी साइलेंट कर दें तो ये मनीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो मनी जिसके पास होता है वो रिच हो जाता है। ओके, तो आई होप अब ये रिक्टर स्केल, रिचर स्केल और मैग्नीट्यूड का जो संबंध है आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, बाकी जो है इंटेंसिटी के लिए बर्नौली, मर्केली स्केल। ठीक है, तो मर्केली एंड रिचर तो आपको पता रहा होगा, इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड भी पता रहा होगा, बस उसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, आई होप कि अब ये मनी और रिच का संबंध है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी जो बचेगा मर्केली एंड इंटेंसिटी, वो आप जो है कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये गाजियान्टेप कैसल न्यूज़ में था, देख लेते हैं। पहली बात तो ये वेस्टर्न टर्की का पार्ट है। न्यूज़ में बस इतना ही आ सकता कि कौन सी कंट्री का पार्ट है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। थोड़ा इमेज को छोटा करते हैं, तो ये है आपका गाजियान्टेप कैसल। ये पहले था ऐसा कुछ दिखता था। ठीक है, और अर्थक्वेक के बाद ये ऐसा हो गया, एकदम सब सम कर दिया, कहते हैं ना, कूट कूट के पीट पीट के बराबर कर दिया। यहाँ पर क्या कितना डिजाइन से सब बना हुआ था, ये टूट गया। ये पार्ट आप देखिए, यहाँ पे ये सब टूट गया, और नीचे वाला सब ध्वस्त से नज़र आ रहा है, कितना डिजाइन से बना था ये सब। तो ये गाजियान्टेप कैसल वेस्टर्न टर्की का पार्ट है, अभी बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ। और ये वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, 7.8 रिचर स्केल पर इसका जो मैग्नीट्यूड था। ओके, द सिंकुला, जिसको कि सिंगपोला भी बोलते हैं, एक माउंटेन पास है जो कि हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, सिंकुला पास। आप यहाँ देखिए, इसमें इस मैप में ये कुछ ऐसे दिख रहा है, ये है जो ये सिंकुला पास। ठीक है, पास वो होता ना, एक रास्ता होता जो दर्रा जिसे बोलते हैं, पहाड़ी रास्तों में, पहाड़ी एरिया में पास होता है, दर्रा होता है, तो वो सिंकुला एक पास है, एक दर्रा है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टनल प्रपोज किया है। ठीक है, सिंकुला टनल, जैसे अटल टनल है उसी तरीके से सिंकुला टनल एक प्रपोज किया है, जिसमें क्या होगा, ये जो एरिया, ये दारचा से लेके पदम तक ये कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कनेक्ट करने के लिए एक जो 2020 में ही कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए, 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान किया कि एक 13.5 किलोमीटर का टनल बनाया जाएगा सिंकुला पास पे। ठीक है, अब उसका जो कंस्ट्रक्शन उन्होंने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है, तो उम्मीद है 2025 तक, ठीक है, ये सिंकुला टनल जो है कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ? निम्मू पदम दारचा रोड शैल बी एक्सेस ऑल थ्रू द ईयर्स। ठीक है, जो अटल टनल के साथ साथ ये जो सिंकुला टनल बन जाएगा 2025 में, तो जैसे कि मैंने बताया
पदम, दारचा, नींबू वाला जो ये एरिया है, ठीक है, ये जो है ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल भर जो है एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, जब बर्फ़ पड़ जाती है सर्दियों में तो ये एकदम 15-15, 20-20 फीट जो है बर्फ़ जम जाती है, सड़क सीधे जाम हो जाती है। तो तो वही चीज़ है, नींबू, पदम, दारचा रोड को कनेक्ट करेगा। ऐसे जो बड़े बड़े नाम हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो ये कि सिंकुला टनल जो है इसका काम ये होगा कि ज़ंस्कार वैली को पूरे साल भर एक्सेसिबल बनाया, आप जो है ज़ंस्कार वैली को पूरे साल भर घूम सकें, ठीक है। अच्छा, ये जो सिंकुला टनल है ये बनेगा प्रोजेक्ट योजक के अंतर्गत, ठीक है। प्रोजेक्ट योजक क्या है? प्रोजेक्ट योजक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मनाली से लेह को कनेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया है। मनाली से लेह के रूट को पूरे साल भर किस तरीके से सब लोगों के लिए एक्सेसिबल किया जा सके, पूरे साल भर कैसे ये रास्ता खुला रह सके, इसलिए इसके लिए प्रोजेक्ट योजक चला गया। किसके द्वारा? BRO के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। और सिंकुला टनल जो है वो भी प्रोजेक्ट योजक का ही पार्ट है। योजक, कीचक, बीजक, कुछ इस तरीके के वर्ड सुने होंगे, इसमें से कीचक उठाते हैं, ठीक है। कीचक वो शब्द है जब आप महाभारत में सुनते हैं, ठीक है, राजा विराट की नगरी में उनका जो सेनापति होता है कीचक, वो चाहता है सरेंद्री अर्थात द्रौपदी को हमेशा के लिए अपने पास एक्सेस करना, ठीक है। तो उसी तरीके से योजक जो है मनाली और लेह रास्ते को हमेशा के एक्सेसिबल बनाना चाहता है, हमेशा के लिए, साल भर के लिए, ठीक है। योजक है, कीचक ज़्यादा तो नहीं है। बीजक का है, बीजक क्या है आप बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये है आपका सिंकुला टनल, कुछ इस तरीके से बन रहा है, एकदम खूबसूरत सा, ये जाने के लिए, ये आने के लिए, वापस आने के लिए, ठीक है। ये उसके बीच का पार्ट है, ये बीच का कुछ सीन है, ये लोग खड़े होकर अपना ये फ़ोटो शूट करा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ इज सऊदी अरेबिया रिसेंटली अनाउंस दैट कि उसने 1/5 पार्ट ऑफ द मेगा सिटी, फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी जिसको बोलते हैं नियोम, NEOM, उसका 1/5 भाग कंप्लीट कर लिया है, फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी। काफ़ी जानते हैं सऊदी अरेबिया वाले लोग, ऐसा कुछ बवाल सा चीज़ करते हैं। देखिए, नियोम कंट्री इज स्पेंडिंग $500 बिलियन, 500 US डॉलर ये जो है ख़त्म करने, मतलब स्पेंड करने के मूड में है, ओके। बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, ये सब अगर आपको बताना चाहें तो ऐसे होता है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और 1 करोड़ का मतलब हो जाएगा 10 मिलियन, ठीक है। और 1 बिलियन जो होता है 1000 बिलियन होता है, और 1000 बिलियन का मतलब 100 करोड़, तो 1 बिलियन बराबर 100 करोड़, ठीक है। तो 500 बिलियन बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 100, 1000, 50,000 करोड़ US डॉलर, 50,000 करोड़ US डॉलर। अब US डॉलर को अगर 82-83 से गुणा करेंगे तो फिर तो 3-5 हो जाएगा ना, तो इसलिए अपनी जानिए 50,000 करोड़ US डॉलर इस मेगा सिटी को बनाने के लिए, नियोम को बनाने के लिए सऊदी अरेबिया स्पेंड कर रहा है, ठीक है। खूबसूरती इसकी ये है कि एक तो मतलब ये सबसे अच्छी बात इसका क्लीन एनर्जी से चलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। फ्यूचर में लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी ना यूज़ किया जा सके, क्लीन एनर्जी यूज़ किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ किया जाए, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, या जो है आपका हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, ठीक है, इस तरीके से विंड एनर्जी हो गया। अब देख सकते हैं खूबसूरत सी सिटी है। अच्छा, नियोम, इसका नाम नियोम क्यों रखा गया है? क्योंकि नियोम का जो NEO है, नियो मीन्स न्यू होता है, नया, ठीक। और M जो होता है, M लिया गया मुस्तकबिल के लिए। मुस्तकबिल मतलब होता है फ्यूचर, भविष्य, आपका तकदीर, ठीक है। और M यहाँ भी से भी है, मोहम्मद बिन सलमान जो वो है उनके किंग हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, तो वो उनके नेम के पहले अक्षर से भी लिया गया है M, लेकिन इसका मतलब है मुस्तकबिल, ठीक है। मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर की सिटी, जैसे कहते हैं ना फ्यूचर सिटी, फ्यूचरिस्टिक सिटी। तो नियोम जो होगा सऊदी अरेबिया का फ्यूचरिस्टिक सिटी बनने वाला, कुछ इस तरीके से दिखने वाला है ये।
ज़बरदस्त, ऐसे लग रहा है कि मार्वल या डीसी के मूवी का सीन हो कोई, है ना। खजुराहो होस्ट फर्स्ट G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ये हम अपने अदर सेशंस में भी कवर किए हैं, बट ये जो अभी रिवीजन सेशन चल रहा है तो इसलिए हमने कहा कि इसको दोबारा लेके आते हैं। और कुछ जो लोग पहली बार इसको देख रहे होंगे उनको ये बताएंगे खजुराहो टेम्पल बुंदेल डायनेस्टी के किंग्स ने बनवाया था, लेकिन कैसे याद करेंगे, ठीक है, बुंदेलों ने बनवाई थी खजुराहो। तो सबसे पहले आप जान लीजिए पहला जो खजुराहो का ये कल्चर वर्किंग ग्रुप है G20 का, खजुराहो सिटी में होस्ट किया गया, खजुराहो टेम्पल में, ठीक है। अब खजुराहो टेम्पल जो बनाए गए बुंदेल सिटी, बुंदेल डायनेस्टी अर्थात बुंदेल वंश के द्वारा, ठीक है। बुंदेल होता है बुंदेल वर्ड जो है चंडेल से, कुछ टंडेल से रिलेटेड है, ठीक है। जीवनलाल टंडेल, आपको तिरंगा मूवी का सीन याद है, उसमें जीवनलाल टंडेल के सामने एक अक्षर हुआ करता था आदमी, केंडा स्वामी, प्रलयनाथ केंडा स्वामी, ठीक है। तो टंडेल के सामने जो होता था उसके चेहरे पर अक्सर खुजली टाइप का नज़र आता था, है बिंदी बिंदी ऐसे। तो उससे आप याद कीजिए उसके जो टंडेल के चेहरे पे खुजली थी, तो इसलिए खजुराहो को बुंदेलों ने बनवाया है, ठीक है। ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है, बुंदेलों ने खजुराहो टेम्पल को बनवाया है, ठीक है। ये कुछ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, MP के, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है खजुराहो टेम्पल, बुंदेल डायनेस्टी ने बनवाया है, ओके। इतना खूबसूरत सा दिखता है, बाकी इसकी तमाम खूबियाँ और भी हैं। अच्छा हाँ, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किया गया खजुराहो जो है टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया शिवमोगा एयरपोर्ट, कहाँ पे, कर्नाटक में। ये आपको शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट पता ही होगा, कर्नाटक में है, फिर भी शिवमोगा एयरपोर्ट हाल ही में अभी इनॉग्रेट किया गया। खूबसूरत सा एयरपोर्ट है। ऑब्वियसली अब जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं या रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, सब में खूबसूरती डाली जा रही है। तो इसी तरीके से शिवमोगा एयरपोर्ट जो कर्नाटक में, वो भी अभी 450 करोड़ में बना है। खूबसूरती इसकी ये है कि इसका जो पैसेंजर टर्मिनल है, ठीक है, वो लोटस के फॉर्म में बना है, लोटस माने कमल के फॉर्म में, ठीक है। जो इसमें कि 300 लोग एक समय पे स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं। अभी देखिए ये शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में जो शिवमोगा एयरपोर्ट बना कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा है, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया तब भी मज़ा नहीं आ रहा है। अभी देखिए अब मज़ा आएगा। ये रहा, अब इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग गए। हाँ जी, ये उसी एयरपोर्ट का दृश्य है, एकदम खूबसूरत सा। यही है वो जो पैसेंजर टर्मिनल जिसमें 300 लोगों को एकोमोडेट करने की क्षमता है, ठीक है। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, कर्नाटक में है शिवमोगा एयरपोर्ट। चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि फर्स्ट मरीना ऑफ इंडिया विल बी कंस्ट्रक्टेड इन बिंदूर, जो कि उडुपी डिस्ट्रिक्ट में है। कर्नाटक आजकल फॉर्म में है, ठीक है। वहाँ पर तो एक शिवमोगा एयरपोर्ट लॉन्च किया गया, फिर वहाँ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फर्स्ट मरीना ऑफ इंडिया। फर्स्ट है इसलिए इम्पोर्टेंट, मरीना का मतलब होता है, ठीक है, जहाँ पर मतलब खेलने कूदने के लिए, आनंद के लिए छोटी छोटी बोट्स एंड याट्स होंगी, आप वहाँ पानी में उन सब बोट्स का मज़ा ले सकते हैं, ठीक है। तो वो है इंडिया का पहली मरीना। कहाँ बनेगा? बिंदूर उडुपी डिस्ट्रिक्ट, जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। वहाँ पे अभी क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ 7 वंडर्स ऑफ कर्नाटका। वैसे तो अगर कर्नाटका एग्ज़ाम में मतलब इस तरीके से आ जाएगा अपने नेम के साथ, तो आप जान जाएंगे कि 7 वंडर्स ऑफ कर्नाटका कर्नाटका में हुआ। लेकिन अगर 7 वंडर्स एक फंक्शन हुआ किस जगह हुआ, तो वो कर्नाटका में हुआ। इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, अर्थात ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है, ओके। जैसे कि मैंने बताया, मरीना एक खास तौर से प्लेजर की प्लेस होती है जहाँ पे स्मॉल और बोट और याच का मज़ा लिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो बीच है बिंदूर डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है, इसको सोमेश्वर बीच बोलते हैं, सोमेश्वर बीच। कुछ इस तरीके से दिखता है, खूबसूरत देखिए कितना है। ये छोटे छोटे जो याच हैं, बोट्स हैं, इनका आप मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज़ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI ने अभी हाल ही में खोजा है 1300 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूप नियर जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड इन पुरी। जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड इन पुरी, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल और पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। तो उड़ीसा में
अभी एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1300 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूप खोजा है, ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, उसके पास। ओके, ये जो है 4.5 मीटर लंबा है, 7वीं से 8वीं सेंचुरी को बिलोंग करता है, ठीक है। प्रभादी साइट, एक प्रभादी साइट है जहाँ पर ये लोकेटेड है, जहाँ पर स्थित है, ठीक है। और प्रभादी साइट ऑब्वियसली जब जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में है, काफ़ी फेमस है, तो और बड़ा 4 धाम का पार्ट भी है पुरी एक, ठीक है। तो प्रभादी साइट जो है वो भी उड़ीसा में है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, प्रभादी साइट कहाँ है? साइट ये मतलब एक माइनिंग का एक साइट है, माइनिंग की जगह है, जो कि ललितागिरी में है। ललितागिरी ऑलरेडी एक मेजर बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बुद्धिस्ट जगह है। अभी ललित यादव करके एक लोग थे जो जियो सिनेमा पे काफ़ी फेमस हुए, कारण है आईपीएल में आए थे, ठीक है, आईपीएल में खेलते हैं, तो लेकिन वो बड़े शान से नज़र आते हैं। तो क्या उन्होंने इस बुद्धिस्ट साइट ललितागिरी से शिक्षा ली है? पता नहीं, वो तो वही जान सकते हैं। फिलहाल ललितागिरी जो है वो एक मेजर बुद्धिस्ट साइट है। कहाँ पे है वो? उड़ीसा में है। ओके, इसमें काफ़ी स्तूपास हैं, बुद्धा इमेजेस हैं एंड मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्रीज मतलब वहीं पे जहाँ पर बुद्धिस्ट को फॉलो करने वाले लोग, साधु संत लोग रहते हैं। ओके, अच्छा, स्तूप क्या होता है? स्तूप वही होता है जो बुद्धा के मतलब ऐश से बनी होती हैं, उनकी राख से या जो अवशेष से बनी होती हैं, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई दी जाती है। सबसे फेमस जो है स्तूप सांची स्तूप है, ठीक है। आपको बताना है सांची स्तूप है कहाँ। वाई इज यमुनोत्री धाम इन न्यूज़ रिसेंटली? कारण ये है कि अभी जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वहाँ पर वो 3.38 किलोमीटर का रोपवे बनाएंगे, ठीक है। रोपवे क्या होता है? रस्सी वाले जो ब्रिज होते हैं ना, रस्सी वाले जो पुल, उस तरीके से, ठीक है, उस जिस पे आप चलते हैं, डावाडोल होते हुए चलते हैं इधर उधर, तो वो 3.38 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा जानकी चट्टी से खरसाली टू यमुनोत्री धाम, ठीक है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम जाने के लिए 3.38 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा, इसलिए ये न्यूज़ में है। रोपवे से फ़ायदा क्या होगा? ये जो 2 से 3 घंटे का रास्ता है उसे 20 मिनट में आप कवर कर लेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। ऊंची नीची पहाड़ियाँ, ऊंची नीची डगरिया, ठीक है, तो उसको कवर करने में जो 3 घंटा लगता है, उसको आप अगर रोपवे से जाएंगे तो सीधा सीधा फ्लैट 20 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में है तो ज़रूरी नहीं कि कहाँ पर ये 3.38 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा, पूछा जाएगा तो यमुनोत्री धाम में। साथ ही साथ हमें जानना जरूरी हो जाता है यमुनोत्री कहाँ पर है और उसके साथ 4 धाम कौन कौन से हैं। तो जानते हैं यमुनोत्री जो है वो उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में है। गढ़वाल रीजन का जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता है यमुनोत्री, ठीक है। यमुनोत्री क्या है? यमुनोत्री ये सोर्स ऑफ रिवर यमुना। ऑब्वियसली यमुनोत्री से पता चल रहा है कि वो यमुना नदी का जो है वो सोर्स है, वहाँ से उद्गम स्थल है, ठीक है। गढ़वाल रीजन है एक जो कई डिस्ट्रिक्ट को लेके चलता है, उसमें उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। यमुनोत्री में उत्तरी है, उत्तरकाशी में उत्तरी है, उत्तराखंड में भी उत्तर है, तो अर्थात ये जो यमुनोत्री है वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। उसी तरीके से गंगोत्री में भी उत्तरी है, उत्तराखंड में उत्तर है, तो गंगोत्री भी उत्तराखंड में स्थित है। अब आते हैं यमुनोत्री धाम इज ए पार्ट ऑफ 4 धाम। कौन सा 4 धाम? छोटा 4 धाम भी इसको बोलते हैं या फिर हिमालय का 4 धाम बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब चारों जो धाम हैं कौन कौन से? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम जो हैं ये सब हिमालय में ही, हिमालय की गोद में ही अवस्थित हैं, ठीक है। हिंदू धर्म के लिए एक ही बड़ी पवित्र साइट्स मानी जाती हैं, ठीक है, पूजा स्थल माने जाते हैं। अब आप फिगर में देख सकते हैं, ये है आपका यमुनोत्री धाम, ये यमुनोत्री धाम। अब यहाँ से देखेंगे कि ये जानकी चट्टी टू यमुनोत्री धाम, ये 3.38 किलोमीटर डिस्टेंस का जो एरिया है इसको रोपवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो 3 किलोमीटर घंटा जो वो 3 घंटे का जो रास्ता है वो 20 मिनट में कवर हो जाएगा, ठीक है। यमुनोत्री धाम हो गया, फिर गंगोत्री धाम हो गया, फिर केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम। ये 4 धाम ऐसे आते हैं जो कि हिमालय के 4 धाम में
आते हैं, या फिर छोटा जो चार धाम बोला जाता है उसके पार्ट हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट इनका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट साइड, ये हो जाएगा वेस्ट साइड W। ठीक है, ईस्ट साइड वेस्ट साइड। तो ईस्ट में है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। बाकेगी BKGY। बकेगी तो कुछ नहीं होता, कहते हैं ना क्या बक रहा है। लेकिन हाँ एक चीज़ होता है कि इन सब धाम में जो लोग दर्शन करने जाते हैं, ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि पूजा पाठ करें, पंडित जी जो है मतलब कुछ धर्म पाठ का वाच करें। तो बकना तो वैसे ख़राब हो जाएगा, लेकिन ठीक है फिर भी आप जानने के लिए जान लें कि BKGY बकेगी। ओके, तो यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट ये इनका सीरियल हो जाएगा, सीरियल मतलब ऑर्डर। और ये जैसे मैंने बताया यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में। ठीक है, अब चार धाम तो हो गया, चार धाम की यात्रा कर ली। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पंचप्रयाग भी पढ़ लीजिए। ठीक है, पंचप्रयाग तो वैसे भी हर हाल में इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी नहीं कि पंचप्रयाग बोल के क्वेश्चन पूछे, लेकिन इन पंचप्रयाग में से कोई और प्रयाग या उनकी नदियों को पूछ लिया जा सकता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा फिगर है, इसमें गंगोत्री भागीरथी, गंगोत्री से जो है ये भागीरथी निकल रही है। आपको पता है कि भागीरथ राजा ने जो है गंगा जी को ज़मीन पर लाया था, तो इसलिए भागीरथी जो है गंगोत्री से ही निकलेगी। ठीक है, केदारनाथ मंदाकिनी, केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर निकली है। केदारनाथ कोई पुराना सा नाम नहीं लग रहा है, केदारनाथ तो मंद सा सुस्त सा है। ठीक, बहुत शांत सा नाम है, इसलिए मंदाकिनी वहाँ से निकली, केदारनाथ से। बद्रीनाथ से बच गया बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ मूवी आपने देखी होगी साउथ में। ठीक है, वहाँ पर जो उसमें अक्सर धौली गंगा, अलकनंदा, और वैसे भी साउथ की मूवीज़ में नंदा या गंगा ऐसे करके नाम जो हैं अक्सर हुआ करते हैं। तो बद्रीनाथ से जो है धौली गंगा और अलकनंदा निकली हैं, और धौली गंगा अलकनंदा जहाँ मिलती हैं उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग अर्थात भगवान विष्णु ऊपर से सब देख रहे हैं अभी नीचे क्या क्या कारनामे होने वाले हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद वो अपनी लीला भी नीचे दिखाएंगे। अलकनंदा और धौली गंगा जब मिली जहाँ पर, उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग में विष्णु भगवान की लीला देखिए। पहले तो वो नंद भगवान के आएंगे नंदलाल के रूप में, छोटे। ठीक है, अलकनंदा जब यहाँ नंदाकिनी से मिलेगी, ऑब्वियसली नंद प्रयाग से नंदाकिनी आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो नंदलाल यहाँ पे मिलेंगे तो अलकनंदा से, तो नंदाकिनी पे नंद प्रयाग बनेगा। ओके, छोटे रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया, विष्णु की लीला शुरू हो गई। उसके बाद क्या होता है, अब ये पिंडार और कर्ण प्रयाग। पिंडार में अगर आप बाहुबली मूवी देखे हों तो उसमें सेकंड पार्ट में पिंडारी बहुत डिस्ट्रक्शन करते हैं, विध्वंस करते हैं। उसी तरीके से कर्ण भी जो हमारे महाभारत का पार्ट हैं वो भी एकदम विध्वंसक योद्धा हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों आपस में मिल गए कि हम और विध्वंसक हो जाएंगे कर्ण प्रयाग में। ठीक है, पिंडार गंगा जो है कर्ण प्रयाग में मिल गई, तो यहाँ कर्ण प्रयाग बन गया। अलकनंदा से मिलके पिंडार गंगा जब मिल गई तो वहाँ बना कर्ण प्रयाग। ठीक है, और विध्वंसक हो गए, और विध्वंसक हो गए तो फिर आगे आते आते जब ये मंदाकिनी से मिल जाते हैं तो इनका रौद्र रूप हो जाता है। ठीक है, रौद्र रूप हो जाता है तो ये रौद्र प्रयाग हो गए, रुद्र प्रयाग। ठीक है, लेकिन रुद्र रूप तो सिर्फ एक लोक का है, देवों को देव महादेव। ठीक है, तो इसलिए महादेव ने कहा चलो भागीरथी को मिला लेते हैं और सबको अपने में समा लेते हैं। अलकनंदा को मिला लिया, भागीरथी को मिला लिया, तो यहाँ पर देव प्रयाग बन गया। ठीक है, महादेव प्रयाग तो है नहीं, इसलिए देव प्रयाग, ही देव के देव महादेव। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि कौन सा प्रयाग कहाँ पे है। ठीक है, अब कौन सा प्रयाग, जैसे कि पिंडार और कर्ण, पिंडार अलकनंदा मिलके कर्ण प्रयाग बन गए। ठीक है, ये दोनों विध्वंसक है। नंदाकिनी और अलकनंदा मिलके नंद प्रयाग बन गए।
विष्णु प्रयाग सबसे ऊपर है, धौली गंगा और अलकनंदा मिलके विष्णु प्रयाग बन गए, ठीक है। और अलकनंदा सब जगह पर ये जो जहाँ भी यात्रा चली जा रही है ना, सबको अपने समाती जा रही है सब, लेकिन अलकनंदा नहीं बदल रही है, बाकी सारे लोग जो है उसी में समा जा रहे हैं। फिर यहाँ पर मंदाकिनी जो है अलकनंदा से मिलके रुद्र प्रयाग बन जाती है, ठीक है, रौद्र रूप धारण कर लेती है। अभी तक मंद बंद रहती है, लेकिन जब अलकनंदा से मिल जाती है तो रौद्र हो जाती है, ठीक है। फिर उसके रौद्र रूप तो भाई देवों के देव महादेव का है, तो भागीरथी को भी अपने में शामिल कर लेते हैं। आपको पता है अपनी जटा में भागीरथी अर्थात गंगा जी को उन्होंने शामिल किया हुआ है, ठीक है। देव प्रयाग पर ये जो भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं तो इसको बोल जाते हैं अब गंगा यहाँ से चलती हैं, क्योंकि देव महादेव ने भागीरथी को अपने जूड़े में समा लिया और फिर वहाँ से जब हल्का से खोलते तो नदी निकलती है और गंगा जी निकलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सीरियल एकदम नॉर्थ टू साउथ कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले है विष्णु प्रयाग वी, फिर उसके बाद नंद प्रयाग, विष्णु जी ने नंदलाल का अवतार लिया, ठीक है। उसके बाद है कर्ण प्रयाग, कर्ण जो है बड़ा हो गया था तो फिर भगवान कृष्ण भी बड़े हो गए तो वो जाके कर्ण को समझाते हैं बाद में, तो इसलिए कर्ण प्रयाग, ठीक है। फिर लेकिन फिर भी कृष्ण मानता नहीं, वो कर्ण मानता नहीं है, ठीक है। वो रुद्र रूप अपना धारण किए होता है और दुर्योधन की तरफ से लड़ाई करता है, तो इसलिए रुद्र प्रयाग उसका मेंटेन रहता है। लेकिन तब जाके भगवान जो है कृष्ण कहते हैं कि ठीक है हम रुद्र प्रयाग, तो रौद्र रूप तो सिर्फ भगवान शंकर का है, देवों को देव महादेव का, इसलिए देव प्रयाग, ठीक है। UNKRD कुछ इस तरीके, VN, ठीक है, VNKRD कुछ इस तरीके से आप अपना कीवर्ड बनाएं जिसमें आप जान लें कि हाँ नॉर्थ टू साउथ जो है, पहले विष्णु प्रयाग, फिर उन्होंने अवतार लिया नंद रूप में, ठीक है। फिर उसके बाद जाके कर्ण को समझाते हैं, ठीक है। कर्ण प्रयाग पे कर्ण तब भी नहीं मानता, वो अपना रुद्र रूप दिखाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तब वो भगवान देवदेव महादेव से कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन किया जाए, महायुद्ध किया जाए, महाभारत किया जाए, ओके। तो इस तरीके से पंच प्रयाग होता है। नेक्स्ट वन इज दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इस पंच प्रयाग को मुझे एक नेक्स्ट मतलब अलग से स्लाइड में कवर करना चाहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा लंबा है, इसमें ज़्यादा लंबा हो गया आई थिंक, कभी इसको दूसरे अलग स्लाइड में कवर करेंगे। दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अप्रूव किया है इंडिया का, जो कि लार्जेस्ट एवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, जल विद्युत परियोजना, ठीक है। जल विद्युत परियोजना ये एक मल्टीपर्पज़ है, बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें पानी भी रोकेंगे डैम बना के, ठीक है, डैम बना के पानी रोक लेंगे तो जिससे बाढ़ से समस्या से निजात मिल जाएगी, और जहाँ जहाँ पानी जैसे समय पे देना होगा वहाँ पर थोड़ा इरिगेशन के फील्ड में भी बेनिफिट मिलेगा। ये तो एक दो हो गया, साथ ही साथ इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाएगी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं बहुउद्देशीय या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। कहाँ बनेगा, चाइना के बॉर्डर पे, इंडिया चाइना के बॉर्डर पे, जहाँ की दिबांग रिवर जहाँ से बहती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। दिहांग अगर आपको नहीं पता कि अरुणाचल प्रदेश में है तो आप थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा न्यू है, फिर भी मैं आपको अभी याद करा दूंगा, ओके। दिबांग वैली जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और वहाँ से जो दिबांग रिवर है वहाँ पर इंडिया एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो इसका मतलब है कि इसमें BRO नहीं चलेगा, ब्रो नहीं चलेगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, इसमें चलेगा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा ये बनाया जाएगा दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ओके। अब आते हैं जो कि सवाल आपका बनेगा, कहाँ पर बन रहा दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश में। बहुत छोटा सवाल है, UP PCS में पूछा जा सकता है, लेकिन जो UPSC में भी पूछा जा सकता है, UP PCS में पूछा जा सकता है, या फिर किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो ये है कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज क्या है, ठीक है। ये हो गया लोहित, दिबांग, सियांग, इसी को दिहिंग भी बोलते हैं, दिहांग भी बोलते हैं, ठीक है। दिहांग,
दिहांग। सियांग जो यही रियल ब्रह्मपुत्रा है, इसी को दिहांग भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद हो गया सुबनसारी, यहाँ पर हो गया एक कामेंग होता है, कामेंग, कमिंग इज नॉट कमिंग हेयर, ठीक है। फिर उसके बाद मनास रिवर, संकोश, तीस्ता रिवर, ठीक है। इस तरीके से इनको याद करने का एक बहुत ही खूबसूरत सा तरीका है। अभी मैं ऐसा एक तरीका दे दूंगा ना, गोली दे दूंगा, समझ लीजिए कि आप जो है उसको घूंट जाइए और आपको याद हो जाएगा। ये हो गया, जैसे अगर आप यहाँ से एक लाइन खींच दें ऐसे, ठीक है, तो इसके ऊपर ऊपर जो भी नदियाँ हैं, ठीक है, उनको आप कैसे याद रखेंगे। तो ध्यान देना है कि यहाँ जो है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जो ऑर्डर हम बता रहे हैं, इसमें अभी और भी बताएंगे कि एक लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं। तो फार्मूला ये है कि लो दे दी सुख एंड मस्ती, सुख मस्ती, ठीक है। लो दे दी सुख एंड मस्ती। लो मीन्स लोहित, दे मीन्स दिबांग, और दी मीन्स दिहांग, ठीक है। ये हो गया दिबांग, ये हो गया दिहांग। डी ई, डी आई, ठीक है, डी आई बी और डी आई एच। बी जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, ए के बाद बी, लेकिन एच जो है दिबांग में दिब है और दिहांग में दी है, ठीक है। तो एच जो है बाद में आता है, इसलिए पहले दिबांग आएगा, उसके बाद दिहांग आएगा। ये सियांग को ही दिहांग बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि दिबांग जो है ईस्ट में है, उसके बाद दिहांग है, ठीक है। दिहांग को ही सियांग बोलते हैं, सियांग ही जो है वो मेन ब्रह्मपुत्र रिवर है, ओके। लो लोहित, दे दिहांग, दी दे दिबांग, दी दिहांग, ठीक है। सुख, सुख मीन्स अस्यु मीन्स सुबनसारी, सुबनसीरी, ठीक है। के मीन्स केमांग, कमेंग, ठीक है, कमेंग। यहाँ पर एक रिवर इसमें नहीं दिया गया है, ये कमेंग यहाँ पे रिवर है। सो सुख, मस्ती, एम से मनास, एस से संकोश, ती से तीस्ता, ठीक है। लो दे दी सुख मस्ती। इस तरीके से आप इसको याद रखें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और ख़ुद से एक बार मैप में ट्राई करेंगे, याद हो जाएगा। अब जो मैंने बताया था कि कौन सा लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी है, कौन राइट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी मतलब होता है जैसे आप, ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ऐसे आप चल रहे हैं तो आप अपने हाथ फैलाएंगे तो आपका इधर जो हो जाएगा, ये राइट हैंड आएगा, इधर लेफ्ट हैंड आएगा। जब इधर आप ऐसे ऐसे चल रहे हैं, जिस तरफ नदी जा रही हो, जिस तरफ नदी जा रही है उसी तरफ आप भी चलने लगी है। उसके बाद जब अपना आप हाथ फैलाएंगे तो जिस तरफ आपका राइट हैंड जाएगा, ठीक है, जैसे ये राइट हैंड, वो राइट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, जिस तरफ लेफ्ट हैंड जाएगा वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट इधर से अगर आप आएंगे तो ये आपका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो लोहित दिबांग, लोहित दिबांग, ये जो हैं इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये सुबनसारी या दिहांग हो गया एंड कमेंग हो गया, ये जो कमेंग है, ठीक है, मनास, संकोश, तीस्ता, ये जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। अच्छा, ये खास इन्फॉर्मेशन आप बता देते हैं, ब्रह्मपुत्र की जो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है वो है सुबनसारी, ठीक है। आप दिहांग, रोहित, सियांग और सुबनसारी, मनेंग, तीस्ता, संकोश में देख सकते हैं कि सुबनसारी जो है ये 9 अक्षर से बना हुआ सबसे बड़ा वर्ड है, इसलिए सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है ब्रह्मपुत्र की, इसलिए आप जान लीजिए, ठीक है। रिसेंट विजिट बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण। अगली न्यूज़ कि हमारी जो फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने हाल फिलहाल में ही गुरुडोगमार लेक को विजिट किया, ठीक है, जो कि सिक्किम के मंगन डिस्ट्रिक्ट में है, 17,800 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है। ये बताता है कि ये कितना पवित्र स्थल है इंडिया का, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जी ने भी हमारे उसको विजिट किया और ये रिलीजियस एंड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गुरुडोगमार लेक न्यूज़ में आ गया,
सिक्किम में है, ये आपको पता हो जाना चाहिए। अब थोड़ी इसकी और भी हम खूबियाँ खासियत देखते हैं। कुछ इस तरीके से, पहले कितना ब्यूटीफुल सा नज़र आता है ये गुरु डोगमार लेक, ठीक है। ये बहुत क्लोज लुक था। अब बहुत थोड़ा सा ढंग से दूर से देखते हैं। ये है आपका सिक्किम का स्टेट, ओके। इसमें ये रहा आपका गुरु डोगमार लेक, एकदम जिसे कहते हैं इंडिया चाइना के बॉर्डर पे ही। हालांकि ये है पूरा सिक्किम में ही आता है। ये हो गया आपका गुरु डोगमार लेक, ठीक है। मंगन डिस्ट्रिक्ट में सिक्किम में आता है, ओके। एंड ये कह सकते हैं कि रिलीजियसली एंड स्ट्रेटजिकली इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आता है इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स, ऑब्वियसली 17,800 फीट की ऊंचाई पर है, तो हाईएस्ट लेक में तो आएगा ही। ग्रेट हिमालय में सिचुएटेड है, ठीक है। ग्रेट हिमालय क्या मतलब होता है? हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, सबसे बड़ा हिमालय, दीर्घ हिमालय, महान हिमालय जिसको बोलते हैं, उसी में आता है आपका ये सिक्किम में हो गया जो एवरेस्ट, एवरेस्ट नेपाल में आता है। सिक्किम में हो गया आपका कंचनजंगा, ठीक है। K2 जो गार्डविन ऑस्टिन जो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है, ठीक है, वो है। एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को याद रखें, K2 जो चोटी है वो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी। हालांकि K2 जो फिलहाल आती है वो POK में आती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आती है, ठीक है। अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को छोड़ दिया जाए, जो कि LOC के उस पार है, ठीक है, LOC ऐसे है, तो यहाँ पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इंडिया में सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है कंचनजंगा ही है, ठीक है, कंचनजंगा ही है। लेकिन ओवरऑल अगर एग्जाम में पूछा जाएगा इंडिया के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी, तो वो है K2, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय होगा सबसे नॉर्थ में, सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ ग्रेट हिमालय में पाई जाती हैं। उसके बाद कौन सा है? अच्छा, ग्रेट हिमालय को ही हिमाद्री भी बोलते हैं। ऑब्वियसली हिमाद्री मतलब हिम से भरा हुआ, हिम से आच्छादित। जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ, वहीं पर सबसे ज़्यादा हिम पाया जाएगा, बर्फ़ पाया जाएगा, है ना। तो ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। एंड हाँ, ये जो है बुद्धिस्ट, सिख एंड हिंदुओं तीनों के लिए एक बहुत ही पवित्र साइट है, ठीक है। बुद्ध के लिए, सिख के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र साइट है। क्यों? क्योंकि 8वीं सेंचुरी में गुरु पद्मसंभव ने, जो कि तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर हैं, पद्मसंभव ने संभव किया इस बुद्धिज्म को तिब्बत में, ठीक है। इन्होंने 8वीं सेंचुरी में इस लेक को विजिट किया था, इसीलिए इसको गुरु के नाम पर लिख दिया, गुरु डोगमार, ठीक है। एंड यस दैट्स इट। हाँ, एक चीज़ इसमें और आप याद कर सकते हैं, ग्रेट हिमालय के बाद जो कि सबसे नॉर्थ में है, फिर उसके बाद है हिमाचल, ठीक है, हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय। फिर उसके नीचे जो सबसे आता है वो है शिवालिक जो है, ठीक है, शिवालिक हिमालयास, ये सबसे साउथ में आ जाते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ ये आपका सीरियल हो जाएगा, ग्रेट, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक या सदर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयास, ठीक है। बाखमत इज ए सिटी इन ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन, ठीक है। बाखमत न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये अभी क्या है ना, रसिया इस पर कंट्रोल करने वाला है और यूक्रेन का इस पर कंट्रोल था। ये आप अब देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे ये जो सिटी है, ये कोई बहुत मतलब पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर यूँ कहें कि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ये ऐसी पोजीशन है, स्ट्रेटजिक लोकेशन है, जहाँ पर जो कंट्रोल कर लेगा उसको लड़ाई में अगले कंट्री से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये बाखमत पे जो यूक्रेन का कब्जा धीरे धीरे छूट रहा है और रसिया इस पर कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। यूक्रेन ओवरऑल
बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है इस बार एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी पूछा जा सकता है कि यूक्रेन को कौन कौन सी कंट्रीज़ घेर रही हैं, या यूक्रेन कौन कौन सी कंट्रीज़ को टच करता है, या कौन कौन से वाटर बॉडीज़ को टच करता है। तो ये हो गया आपका ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी हो गया। ये हो गया सी ऑफ अजोव, ये हो गया सी ऑफ अजोव, ठीक है। तो यूक्रेन सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी दोनों वाटर बॉडीज़ को टच करता है। उसके साथ साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ को टच करता है, तो ये हो गया रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड मोल्दोवा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज़ को यूक्रेन टच करता है। ओके, यूक्रेन की राजधानी कीव है। एंड हाँ, इसके कुछ और जो प्लेसेस जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, एक मैरियोपोल, खैरसैन, एंड यहाँ पर एक सिटी है ओडिशा करके, जो हम पिछले सेशन में कवर किए थे। ओडिशा एक सिटी है यहाँ पर, एकदम ऐसे ही, मतलब इस पर कोस्टल सिटी है यूक्रेन की, ठीक है। मैरियोपोल, खैरसैन, ये जो सिटीज़ हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। लेमैन कौन सी सिटी होती है? लेमैन तो लैंग्वेज होता है एक, ऐसे ही। फिलहाल आप जान लीजिए कि रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड मोल्दोवा, ये 7 कंट्रीज हैं जो यूक्रेन को टच करती हैं। और सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी इसकी वाटर बॉडीज को टच करती हैं। रिजेक्स म्यूजियम एज ए नीदरलैंड्स नेशनल म्यूजियम। रिजेक्स म्यूजियम भी न्यूज़ में था, नीदरलैंड का नेशनल म्यूजियम है, डेडिकेटेड टू डच आर्ट्स एंड हिस्ट्री। नीदरलैंड को भी हॉलैंड भी बोलते हैं, जहाँ पे डच लोग रहते हैं, ठीक है। रिसेंटली साइंटिस्ट स्टडीइंग स्ट्रे डॉग्स लिविंग नियर चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन। चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन के पास स्ट्रे डॉग्स की स्टडी कर रहे थे साइंटिस्ट। उन्होंने पाया कि जो रेडिएशन का एक्सपोजर है उन डॉग्स को, उसने उनकी जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दिया है, ठीक है। अर्थात जेनेटिकली उनमें कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन आ गया है। फिलहाल जानने वाली चीज़ ये है कि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, ठीक है। ये आपका बेलारूस, ये है तो यूक्रेन में, लेकिन इसका जो एरिया है, एक्सक्लूजन जोन का जो एरिया है, ठीक है, वो बेलारूस एंड यूक्रेन दोनों को मिला के है, ठीक है। पहले क्या हुआ था, जब चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था 1986 में, ठीक है, तब खाली 30 किलोमीटर का एरिया जो इसके आसपास का एरिया उसको एक्सक्लूड कर दिया गया था, वहाँ से आबादी को हटा दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रेडिएशन और बढ़ी, उस एरिया को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो बेलारूस और यूक्रेन दोनों का कुछ न कुछ एरिया कवर करता है, ठीक है, चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट का जो पावर प्लांट का एक्सक्लूजन जोन है। ओके, 1986 में ये चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ था इसमें ये हुआ था कि वहाँ के जो वर्कर्स थे, साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहा कि कम पावर पे देखते हैं, ठीक है, ये पावर प्लांट किस तरीके से वर्क करता है, रिस्ट्रिक्शंस या जो लिमिटेशंस थे उसको हटा के। तो वहाँ पर क्या हो गया कि जो है ब्लास्ट हो गया और वहाँ पर रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा फैल गई। इसकी वजह से आबादी को वहाँ से हटाना पड़ा। 1986 की बात है ये। दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसी घटनाएं हैं, एक फुकुशिमा रेडियो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो जहाँ पर वो हुआ था, मतलब इमिशन हुआ था रेडियोएक्टिव रेडिएशंस का, और ये एक दूसरा ये चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि सबसे ज़्यादा घातक, सबसे ज़्यादा खतरनाक रेडियोएक्टिव पावर प्लांट एक्सीडेंट्स मानी जाती हैं, ठीक है। अब मैंने ये बता ही दिया, आपको याद करना बस इतना है कि इसका एक्सक्लूजन जोन एरिया है वो बेलारूस एंड यूक्रेन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। लेकिन चेरनोबिल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है यूक्रेन में ही। कुछ इस तरीके से आप अगर दूसरे मैप में देखना चाहें, ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पर पावर प्लांट एक्सीडेंट हुआ था, फिर धीरे धीरे ये जो एरिया है ये इतना सा फैल गया, इसको एक्सक्लूजन जोन कर लिया गया। तो आप जैसे देख सकते हैं
यहाँ से तो बेलारूस का वो लाइन चल रहा है, ये हो गया आपका यूक्रेन का, ठीक है। तो बेलारूस एंड यूक्रेन दोनों का एरिया लेके एक्सक्लूजन जोन ऑफ चेरनोबिल रेडियो एक्टिव पावर प्लांट बनाया गया है, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर इन्होंने स्टडी किया कि जो इसको छोड़ दिया गया, आबादी से परे कर दिया गया, वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, तो वहाँ पर जो है ये लोग रहने लगे, क्या भेड़िए और मतलब स्टे डॉग्स, हाँ, कुत्ते घूमने टहलने वाले। तो इस वजह से अब जो है वहाँ पर 25-30 साल बाद, जो 40 साल बाद स्टडी किया जा रहा है, तो उनकी जो जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक थी उसमें चेंज आ गया है, जेनेटिकली उनको चेंज कर दिया गया है। तो कितना प्रभाव करता है ये रेडियो एक्टिव डिजास्टर, आप समझ सकते हैं। पूरा जेनेटिकली ही उनको चेंज कर दिया गया। मैंने बताया 1986 में डिजास्टर हुआ था। इनिशियली 30 किलोमीटर रेडियस एरिया था, फिर जैसे जैसे रेडिएशन बढ़ती गई उसका एरिया बढ़ाते गए, ठीक है। यूक्रेन से ज़्यादा फिर बढ़ाते बढ़ाते इसका बॉर्डर जो है बेलारूस के बॉर्डर पे भी पहुंच गया। कहाँ से, पोलेसी स्टेट रेडियो इकोलॉजिकल रिजर्व जो कि बेलारूस में है, उसका भी कुछ एरिया इसको ये शेयर करता है। वाइल्ड हॉर्सेस, वुल्व्स, बिसन, स्टे डॉग्स, है ना, ये लोग यहाँ पर रहने लगे। ऑब्वियस सी बात है, इंसान जहाँ रहने लगते हैं वहाँ से जानवरों को भगा ही देते हैं या जानवर खुद भाग जाते हैं, जंगल में जानवर रहते हैं। तो इसको, इस एरिया को जब बंजर कर दिया गया, जंगल कर दिया गया, तो यहाँ पर स्टे डॉग्स, वुल्व्स, वाइल्ड हॉर्सेस, जंगली घोड़े और बिसन ये सब रहने लगे, ठीक है। चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर मैंने बता दिया, उसके साथ साथ फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर जो कि जापान में है। ये दोनों, ठीक है, ये दोनों डिजास्टर के स्केल में रेटेड एट 7.7, जो 7 की जो रेटिंग है कि वो सबसे हाईएस्ट है। कौन इसको रेट करता है, न्यूक्लियर इवेंट स्केल, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल पर ये इनका रेट 7 है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इनको रेट करता है, ठीक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क इज इन द US विच सेलिब्रेटेड 151st एनिवर्सरी रिसेंटली। इसका 151वां एनिवर्सरी अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। येलोस्टोन नेशनल पार्क USA में है, दुनिया का पहला नेशनल पार्क है। बस यही इम्पोर्टेंट था। काफ़ी चीज़ें जो नया नया शुरुआत हुआ था वो USA ने ही सब शुरू किया था, इसलिए दुनिया का पहला नेशनल पार्क भी जो है USA में है। येलोस्टोन नेशनल पार्क इसे बोलते हैं, ठीक है। इसका जो अगर आप मैप में लोकेशन देखें तो कुछ इस तरीके से टोटली USA में ही आता है, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। आई होप आपको कुछ नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ख़ास तौर से वो 4 धाम जिसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा हो गया। स्टिल अभी हाल फिलहाल में वो न्यूज़ में है, इस वजह से नहीं कि जो है स्वागत करो मेरे घर राम आए हैं, ठीक है, वो ढोल बजा के, वो भी उनका जुबिन नौटियाल जी का गाना आया था ना कि मेरे चौखट पे आज चल के चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत से मेरे घर राम आए हैं। तो इस तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ यमुनोत्री धाम के चक्कर में, जो 4 धाम के चक्कर में न्यूज़ में है तो आ सकता है। उस पर थोड़ा डिस्कशन भी लंबा हो गया। आई होप, फिर भी आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। मज़ा आया हो तो ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद।